ओके, अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम्स पर. सो दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ और क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये कंसेप्ट यूज़ होंगे यहाँ पर. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है. तो पहली बात तो ये है कि आप स्टोरी समझिए, हो क्या रहा है वो समझिए. ठीक है, और उसमें फिर जो हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, तो हो क्या रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड इट 2 to 3 टाइम्स. पहली बात, हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि फिज़िक्स में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो कोई एक वर्ड को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है. सो दैट यू डू नॉट मिस, है ना, एनी इंपॉर्टेंट वर्ड. रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स इफ रिक्वायर्ड. ठीक है ना. ओके, सच दैट उस क्वेश्चन की एक पिक्चर हो जाए आपके माइंड में. तो इफ आई रीड दिस, फिगर शोज अ ray of light falling normally on the face AB of the equilateral glass prism. Keyword equilateral means all three angles 60. ठीक है, प्रिज्म इक्विलेटरल है, प्रिज्म का फेस ए बी है, ये वाला फेस ए बी दिख रहा है आपको. इस पर लाइट रे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, ये 90 है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ही मुझे ये तो पता लग गया, अगर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ये तो स्ट्रेट चली जाएगी, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये रे एकदम स्ट्रेट चली जाएगी. करेक्ट, और ये फेस AC पर गिरेगी. ठीक है ना. ओके, अब क्या दिया हुआ है, ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के ग्लास का वो 3/2 है, 1.5. और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. तो प्रिज्म इज सराउंडेड बाय, प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर. तो प्रिज्म, करेक्ट ना. तो द मीडियम आउटसाइड प्रिज्म इज वाटर. ठीक है, विल दिस रे सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है भाई. फर्स्ट, यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, पहला रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रे डेंस टू रेयर जाती है, और डेंस टू रेयर कहाँ पर जा रही है, सेकंड रिफ्रैक्शन में. करेक्ट, सेकंड रिफ्रैक्शन में. तो बेसिकली व्हाट इज आस्किंग, इन द केस ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो प्रॉपर रिफ्रैक्शन होकर दूसरे मीडियम में जाएगी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रेस करने की कोशिश करूँ, आई ड्रॉ अनदर डायग्राम, बट फॉर नाउ आई एम मेकिंग द डायग्राम इन दिस ओनली. सपोज तुमने एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, अब दूसरा जो तुम्हारा इंटरफेस है, AC इंटरफेस पर रे फॉल हुई, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है तुम्हारा नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, इंटरफेस AC. ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पर तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू AC. तो तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, ये एंगल देखो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर. अब हमें पता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, मान लो ये I है. ठीक है, इफ I इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, देन रे विल गो ऑन अदर साइड, रिफ्रैक्शन. ठीक है, विद angle of refraction more than angle of incidence because the ray will go away from the normal. अगर I IC से ज़्यादा है, if I is equal to IC, then it will graze along. Critical angle case. And if I is greater than IC, then total internal reflection. ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल कैसे पता चले, तो सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें निकालनी है. इस पर्टिकुलर डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मतलब ये एंगल क्या है, दैट इज़ ईजी. क्यों, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल में ये तो 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा. करेक्ट, ये 30 है. ठीक है, अब ये पूरा 90 है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है. तो पूरा 90, ये 30,
तो बचा 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इज इक्वल टू 60। सो व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम प्रिज्म टू एयर फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है कि नहीं ये कैसे पता होगा? तो इसमें क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जब भी क्रिटिकल एंगल केस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम। स्नेल्स लॉ इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो साइन आई सी जब क्रिटिकल एंगल है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होना चाहिए इज इक्वल टू म्यू टू, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा बाहर वाला मीडियम, मतलब म्यू टू बाय म्यू वन, 3/2। तो क्या हुआ, 4/3/3/2 इज 4/3 इंटू 2/3। सो दिस इज वॉट 8/9। 4/3 म्यू टू बाय म्यू वन, 8/9। तो साइन आई सी की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब तुम कहोगे कि क्रिटिकल एंगल आई सी तो निकाल नहीं सकते, तो कैसे पता करेंगे कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है आई की नहीं? पर उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि अगर इफ़ साइन आई, ठीक है, मतलब इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन आई सी देन साइन आई विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन साइन आई सी। अब ये तो हम चेक कर ही सकते हैं ना, लेट्स चेक। साइन आई इज नथिंग बट साइन 60 विच इज़ √3/2। √3 होता है 1.732/2। 1.73 ये 0.86 के अराउंड आएगा। 8 का डबल 160, 172, ये 0.86 के आसपास आएगा। एकदम एक्यूरेट नहीं चाहिए हमको। साइन आई की वैल्यू इतनी आ गई। साइन आई सी की वैल्यू क्या है, 8/9। अगर तुम देखो 8/9 कितना है, 979872, 0.8, बेसिकली मैं 8/9 कर रहा हूँ तो 0.09872, 809872, तो 0.8888 ऐसे आ जाएगा। तो 0.888। अच्छा, लेट्स सी, तो ये क्लोज तो दिख रहा है। एक मिनट, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है, ओके, लेट्स चेक। अब हमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि साइन आई और साइन आई सी दोनों एकदम क्लोज आ रहे हैं। तो हम कर ही लेते हैं। 1.732/2 का कितना होता है, 28 16 136 ओके। तो क्लियरली दिख रहा है कि साइन आई सी इज़ ग्रेटर देन साइन आई बिकॉज 0.888 इज ग्रेटर देन 0.86, देयरफॉर आई सी is greater than I, correct? Or I is less than critical angle. If I is less than critical angle, then क्या होगा, तब रिफ्रैक्शन होगा, है ना? If I is more than critical angle, if angle of incidence is more than critical angle, तब तो total internal reflection होता है ना? तो in this case, no total internal reflection will take place. No total internal reflection will take place. ठीक है, तो ये that answers my first part. Will this ray suffer total internal reflection? No, because angle of incidence is less than critical angle. How do we know? Because sine of angle of incidence came out to be less than sine of IC. So therefore I is less than IC. ठीक है, तो without calculating IC we can find out, we can check the condition. We have checked the condition, so okay fine, this is done. Justify your answer, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी, देखिए क्या है ये, फिर वही है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि रे जो है वो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है फेस ए बी पर। ये तो साफ साफ दिख रहा है।
तो एक काम करते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड किएगा तो यहाँ पर टच होगा, ठीक है। तो अब ये 60 है ये एंगल, तो ये 30 होगा क्योंकि ये 90 है। तो अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये अगेन 60 होगा। ये 60 है, तो अब सेकंड इंटरफेस क्या है, ये डेंस टू रेयर, इस पर ड्रॉ करो, नॉर्मल कर दिया। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 30 होगा। तो ये एंगल है 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, है ना। पहले सरफेस पे तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर है, सीधे निकल जाएगी अनडेविएटेड। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, है ना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो परपेंडिकुलर निकल जाएगी, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर देखो तो आई की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू भी 0 है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, है ना। इसको तुम स्नेल्स लॉ से भी निकाल सकते हो, उसमें भी वही आएगा। बट ये तो हमें पता ही है कि अगर इंटरफेस पर एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर जो भी हो, अगर परपेंडिकुलर लाइट रे फॉल करेगी तो अनडेविएटेड स्ट्रेट निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 बिकॉज बोथ एंगल्स आर विद द नॉर्मल। तो आई की वैल्यू 30 है, ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या पूछ रहा है, फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट यहाँ पर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इन दैट केस इट विल इमर्ज फ्रॉम फेस ए सी। बट सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तब ये हो सकता है वापस फेस ए बी पर आ जाए, है ना। ओके, तो 30 डिग्री एंगल है, लग तो नहीं रहा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। पर हम फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब देखो आई 30 है, तो साइन ऑफ आई कितना है, साइन 30 विच इज़ हाफ 0.5, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल को देखते हैं। फॉर द क्रिटिकल एंगल के साइन आई सी बाय साइन 90, जब क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इफ द लाइट रे गोज फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो साइन आई सी बाय साइन 90 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो μ2 है 1 और μ1 है 1.5। तो क्या हुआ, साइन आई सी की वैल्यू हो गई 1/3/2 विच इज़ 2/3। तो साइन आई सी की वैल्यू हुई 2/3 होता है 0.67। तो अब देखो साइन आई की वैल्यू है 0.5 और साइन आई सी की वैल्यू है 0.67, तो कौन सा ज़्यादा है, साइन आई सी इज़ ग्रेटर देन साइन आई, और यू कैन से दैट sin i is less than sin ic, so I will be less than ic. Angle of incidence is less than critical angle, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इट विल गो इनटू द अदर मीडियम, है ना। और कैसे जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंस टू रेयर जा रही है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 30 होगा। फ्रॉम विच फेस इट विल इमर्ज फ्रॉम फेस ए सी, है ना। जस्टिफाई और आंसर कर दिया, जस्टिफाई, और क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है भाई, 2 मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट नॉर्मली। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में सिंगल वेवलेंथ की बात इसलिए की गई है क्योंकि अगर एक प्रिज्म होता है, ठीक है, तो मान लो एक से ज़्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब कलर, एवरी वेवलेंथ हैज़ अ स्पेसिफिक कलर। तो सपोज करो यहाँ पर 2 लाइट का मिक्स है विच इज़ वायलेट प्लस रेड, 2 कलर हैं, 2 डिफरेंट वेवलेंथ हैं। तो जब रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है तो दोनों स्ट्रेट जाएंगी,
पर सेकंड सरफेस पे देखो डेंस टू रेयर जा रहा है, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। तो जब यहाँ पर हमने नॉर्मल खींचेंगे और रिफ्रैक्शन होगा, सिंस इट इज डेंस टू रेयर सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अनडेविएटेड डायरेक्शन ये, और कंपेयर टू दिस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो डायरेक्शन है ये वॉयलेट और रेड के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि वॉयलेट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो बोथ विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बट वॉयलेट विल डेविएट मोर। तो ये होगा वॉयलेट का पाथ, ये होगा रेड का पाथ, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक इसलिए बोला गया ताकि सिर्फ एक पाथ बने, सिंगल पाथ बने, दो डिफरेंट पाथ ना बने, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में एक सिंगल वेवलेंथ लाइट, वो सिंगल वेवलेंथ कोई भी हो सकती है, वो प्रिज्म पे पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए बी फेस पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो ये तो जाएगा स्ट्रेट, यहाँ पर तो लाइट रे जाएगी स्ट्रेट, है ना। ठीक है, अब says two monochromatic rays of light are incident normally on the face AB of the isosceles triangle. ठीक है, okay, isosceles means two sides equal, so two angles equal, so 45 degree. You can see that in the diagram. The refractive indices of glass prism for two rays are respectively. अच्छा, okay. Okay, the refractive index of glass prism for the two rays is 1.35 and 1.45. इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेज जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की है। मतलब ये कि जो फर्स्ट रे है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन वेवलेंथ, लेट अस कॉल दैट लैम्डा 1, एंड सेकंड रे इज कंपोज्ड ऑफ लैम्डा 2, दैट इज अनदर सिंगल वेवलेंथ। हाउ डू आई नो दैट दीज टू आर डिफरेंट लैम्डा? बिकॉज इन दोनों रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है हमेशा डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट अलग अलग कलर की लाइट के लिए। अ पर्टिकुलर वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर कलर, तो फॉर डिफरेंट कलर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट। ओके, तो इन दोनों रेस का पाथ डिफरेंट होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा। तो सीधी सी बात है, दोनों के केस में लाइट रे, दोनों के केस में पहले रिफ्रैक्शन पे तो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो देखो परपेंडिकुलर जा रही है। तो जब इंटरफेस पर रे परपेंडिकुलर जाती है तो अनडेविएटेड निकल जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो जीरो। दिस कैन कम फ्रॉम स्नेल्स लॉ, दिस कैन कम फ्रॉम कॉमन सेंस आल्सो, है ना। जैसे जब रिफ्लेक्शन होता था, अगर परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो इट गोज बैक, रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर, अब यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, वैसे ही यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो। तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकती, तो इट गोज स्ट्रेट अनडेविएटेड। ओके, तो अब हमें इन दोनों रेस का पार्ट ट्रेस करना है, तो लेट अस सी। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे दोनों अनडेविएटेड, सेकंड रिफ्रैक्शन पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस हैं उन पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पहला नॉर्मल दूसरा नॉर्मल। ठीक है, तो पहले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, दूसरे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। अब ज्योमेट्री से साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल 45 डिग्री है। कैसे भाई? देखो, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये लाइन बेस के पैरेलल है ना, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो बचा क्या 45। सेम स्टोरी यहाँ पर भी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस is 45 degree for both rays, है ना। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। नाउ ट्रेस द पाथ। नाउ बेसिकली ही वांट्स यू टू चेक फॉर बोथ ऑफ द रेज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और दोनों रेस के लिए क्रिटिकल एंगल अलग होगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, ओके। तो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं दोनों रेस के लिए। देखो, क्रिटिकल एंगल फॉर फर्स्ट रे, जो ऊपर वाली रे है ना, उसके लिए क्रिटिकल एंगल मतलब जब वो ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है, तो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 90 होगा, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर लैम्डा वन रे जो है जा रही है ग्लास टू एयर और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री IC। सो साइन IC बाय साइन 90 is equal to mu 2 by mu 1. Light is going from 1 to 2, so glass to air, 2 is air, 1 is glass. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इज इट गिवन? हाँ दिया तो है 1.35, ठीक है, 1 बाय 1.35, तो साइन 90 तो 1 ही होता है, तो साइन IC की वैल्यू हो गई 1 बाय 1.35। अच्छा जी, अब हमें सिर्फ सिंपली ये पता करना है कि ये जो क्रिटिकल एंगल है ये 45 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि हमारा एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, ठीक है ना। और अगर क्रिटिकल एंगल 45 इसके लिए लैम्डा वन के लिए क्रिटिकल एंगल अगर 45 से कम हुआ तो इसका मतलब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। या ये कहें कि जो एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अगर उससे कम हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा। तो देखते हैं, साइन IC इतना है 1 बाय 1.35, ओके। अब इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है? देखो वैसे तो 1 बाय 1.35 भी कैलकुलेट कर लो, वैसे भी एक तरीका है, पर इसका एक दूसरा तरीका है जिससे तुम्हें IC की एक्चुअली वैल्यू नहीं निकालनी है। साइन I क्या है? एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? उसकी वैल्यू है, वो तो 45 है ना, एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, साइन I इज साइन 45। साइन 45 क्या होता है? 1 बाय रूट टू, रूट टू क्या होता है? 1.414। अब देखो, इसको देखो, साइन IC को देखो और साइन I को देखो, कौन सा ज़्यादा होगा भाई? कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है? ये फ्रैक्शन ज़्यादा है या ये फ्रैक्शन ज़्यादा है? जाहिर है जिसमें डिनोमिनेटर कम है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, मतलब ये प्रूफ हो गया कि साइन IC इज ग्रेटर देन साइन I, देयरफॉर IC इज ग्रेटर देन I, देयरफॉर which is same as saying I is less than IC। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, सिंपल रिफ्रैक्शन होगा। तो जो पहली रे है ये प्रॉपर रिफ्रैक्शन होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, कोई डाउट नहीं इस बात के बारे में। सेकेंड रे के लिए देखते हैं। सेकेंड रे के लिए देखो 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फॉर सेकेंड रे साइन IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बाय द सेम लॉजिक जैसे फर्स्ट रे के लिए ये आया था, सेकेंड रे के लिए आएगा 1 बाय 1.45, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इसके लिए भी 45 है। अब देखो साइन IC 1.45 है और साइन I 1.414 है, तो डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो क्या कम होगा? 1 बाय 1.45 इज लेस देन 1 बाय 1.414, इसका मतलब साइन IC इज लेस देन साइन I, इसका मतलब so I'll write sin IC less than sin I in this case, that means IC is less than I, that means I is greater than IC। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होगा?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और क्या होगा। इसका मतलब जो सेकंड रे है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब मान लो हमने 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको डबल एरो दिखा देते हैं सेकंड रे को। अब देखो, अगर ये 45 है, ठीक है, अब पूरा तो ये 90 है ना, ये पूरा एंगल जो है वो 90 है और इतना 45 है, तो बचा 45। अब ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये 90 होगा ही होगा। तो मतलब रे इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट निकल जाती है। BC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। ठीक है ना, तो जिस रे का पाथ है ऐसे स्ट्रेट निकल गया भाई, बस हो गया सॉल्व। पहली भी ट्रेस हो गई, दूसरी भी ट्रेस हो गई, बात खत्म। ठीक है, लेट अस सी। तो इसमें की आइडिया ये है कि हर एक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जब हम क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करते हैं तो ना हमें कंपेयर करने का एक अच्छा तरीका है ये जानने का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है कि कम है। उनके साइन को कंपेयर कर लो, मतलब साइन आई को साइन IC से कंपेयर कर लो, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना हो सकता है पॉसिबल ना हो, ठीक है ना, बट उसका साइन की वैल्यू तो निकालना पॉसिबल है ना। अगर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है ना, अगर अगर साइन आई साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो आई भी IC से ज़्यादा होगा, है ना। इफ साइन आई इज ग्रेटर देन साइन IC देन आई इज ग्रेटर देन IC, सेम स्टोरी। ओके, अब हम इसको देखते हैं भाई क्या है ये। हमने इसको ऐसा इसलिए किया है कि जब क्वेश्चन छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, तो दैट इज़ बेटर। ओके, फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, पर यहाँ पर देखो इसमें और प्रिज्म वाले केस में क्या डिफरेंस है। पहली बात, क्या सिमिलैरिटी है जो हमने ये देखा ना, ऐसे पड़ी लाइट, फिर ऐसे गई, फिर ये हुआ, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पहले रे के केस में। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एयर टू ग्लास गई थी, ग्लास टू फिर एयर गई थी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये एयर है, ये ग्लास है, ग्लास से फिर एयर में जाएगी। पर डिफरेंस क्या है इन दोनों केसेस में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो इंटरफेस है, द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड ग्लास इज अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर बाउंड्री बिटवीन एयर एंड ग्लास इज अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो बाउंड्री अगर डिफरेंट है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उसका फ़र्क ये पड़ता है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो सिर्फ इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो स्फेरिकल सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल जो ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे जहाँ पर पड़ती है, इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, मतलब ये लाइन जो है वो एक्चुअली नॉर्मल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट स्फीयर विद सेंटर एज शोन। ठीक है, एक स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट है, उसका सेंटर ये दिया हुआ है और ये लाइन बनाई गई है। रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही है, तो बेसिकली इसने तुमको नॉर्मल भी दे दिया, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे दिया। द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB। अच्छा, अब ये कह रहा है पैरेलल टू द लाइन AB। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ A if refractive index of material of sphere is √3. Find the angle of refraction of A if the refractive index of material of prism is this. So angle of refraction of A का मतलब है, A तो ये पॉइंट है ना, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ये जा रही है एयर टू ग्लास, तो नॉर्मल की तरफ बेंड तो होगी, तो हमने बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट। ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यही निकालना है हमको। अब देखो सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है। अब इसको जाना है ग्लास टू एयर। अब तुम्हें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फिर नॉर्मल चाहिए, तो इसको फिर C से मिला दो। रेडियस हमेशा
स्फीयर पे नॉर्मल होती है, जितनी भी स्फीयर की जितनी भी रेडियस है वो स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन द ट्रायंगल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दिस साइड इज दिस साइड, सो दिस एंगल इज दिस एंगल, ठीक है। तो हम इस एंगल को भी आर लिख लेते हैं। तो नाउ हेयर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां पर बोला गया है ये जो रे निकल रही है ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल, अगर ये और ये पैरेलल हैं, ये दिया है क्वेश्चन में, है ना, पैरेलल टू द लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है जो रिफ्रैक्टेड रे है। द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है। एक बार फिर से ए बी में लिख देता हूँ, ये लाइन ए बी है, और ये जो इमर्जेंट रे है जो इमर्ज करती है वो इसके पैरेलल है। तो अब देखो ये दो लाइन हो गई पैरेलल और ये हो गई एक लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। अब ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू है 2r, दिस प्लस दिस, सो दिस एंगल ऑल्सो विल बी 2r, ठीक है ना। तो हम क्लियरली इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगी 2r, बिकॉज दिस एंगल इज 2r। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। किस एंगल की बात कर रहे हैं हम? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होगी। ओके, ये 2r हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी एक चीज देखो, वो ये कि r की वैल्यू तो निकालनी थी ना, उस पर ध्यान रखना। निकालना क्या है, पूछा क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, r की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब ये देखो, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर लाइट रे एयर टू ग्लास जा रही है, ठीक है ना, एयर टू ग्लास जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, तो एंगल 60 से आर हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, और जब ग्लास टू एयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो वापस तुम्हें ये एंगल 60 मिल जाएगा। इसको तुम स्नेल्स लॉ से भी देख सकते हो। जैसे कि पहले रिफ्रैक्शन के लिए क्या है, देखो पहले रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम साइन ए बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए 1 to 2, 1 क्या है? पहले रिफ्रैक्शन के लिए 1 है एयर, 2 है ग्लास। तो तुमने लिखा साइन 60 बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या? म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ एयर, ठीक है ना। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए तुम क्या लिखोगे? तुम दूसरे रिफ्रैक्शन के लिखोगे साइन आई बाय, मतलब देखो आर तो सिंबल का नाम है, ये आर और ये आर इक्वल है ना, क्योंकि ये साइड इक्वल है। बट इस रिफ्रैक्शन के लिए ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, इसलिए, है ना। तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आर है, बाय साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 2r है, इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अब लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर 1 क्या है? यहाँ पर 1 है ग्लास और 2 है एयर। तो म्यू 2 बाय म्यू 1 करना है, म्यू 2 मतलब एयर, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास, ठीक है। अब इन दोनों को ठीक से देखो, जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको रिवर्स कर दो, तो बन गई म्यू ग्लास बाय म्यू एयर इज इक्वल टू साइन 2r बाय साइन आर। इसको कह दो थर्ड हो गई, ये मान लो फर्स्ट थी। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो,
साफ साफ दिख रहा है कि 2r इज इक्वल टू 60 डिग्री, r इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए, अब ये तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये सब किया, पर इन सब की ज़रूरत नहीं है। सामने सामने देख के पता चल जाएगा कि अगर सेम दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, द सेम टू मीडियम्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, अगर 60 एंगल कम होके r हो रहा है तो r एंगल बढ़ के 60 ही होगा। तो 2r इज 60, r इज 30, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।